नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ने वाले हैं राग दरबारी उपन्यास को। यह उपन्यास मध्य प्रदेश एमपी सेट के सिलेबस में, यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में और भी अन्य जो हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हैं, टीचिंग से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, उनमें यह उपन्यास लगा हुआ है। तो उन सभी के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम इस उपन्यास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक बुक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कोई भी फैक्ट छूटने वाला नहीं है। पूरा उपन्यास एक एक शब्द अपन जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1968 में और इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी। इस पूरे जो राग दरबारी उपन्यास है, इसको 35 अध्यायों में बांटा गया है। श्रीलाल शुक्ल इसके जो है लेखक हैं। तो इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1925 को। अतरौली नामक गांव जो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था 28 अक्टूबर 2011 को। जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें जो प्रमुख प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर उसका पूरा किताब से अपन जो है उपन्यास पढ़ने वाले हैं। सबसे मुख्य पात्र हैं इसके जो है वैद्य जी। वैद्य जी जो है शिवपालगंज की राजनीति के केंद्र और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। इसमें इस उपन्यास में कि पूरे केंद्र बिंदु में जो शिवपालगंज नामक गांव है, उसी के केंद्र बिंदु में जो है पूरी कथा उसी की हेर फेर घूमती रहती है। तो इसमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया गया। तो शिवपालगंज नाम का जो गांव है उसका वर्णन किया गया है। दूसरे पात्र हैं रंगनाथ। इतिहास का शोधार्थी है और वैद्य जी का भतीजा है। जो रंगनाथ है वो इतिहास विषय में अपना जो है शोध कर रहा है और वैद्य जी का जो है भतीजा है, जो गांव की विसंगतियों को तटस्थ भाव से देखता है। जो गांव में बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं, उनको तटस्थ होकर के जो है देखता रहता है। दूसरे तीसरे प्रमुख पात्र हैं रुपन बाबू। ये वैद्य जी के छोटे बेटे हैं, जो कॉलेज के शाश्वत छात्र और स्थानीय नेता हैं। जो रुपन बाबू हैं वे वैद्य जी के छोटे बेटे हैं और वहाँ पर एक कॉलेज है, वहाँ पर छात्र भी हैं और राजनीति भी करते हैं। तीसरे और अगला मुख्य जो पात्र हैं वो है बद्री पहलवान। बद्री पहलवान वैद्य जी के बड़े बेटे हैं, जो पहलवानी करते हैं और लठैती में विश्वास रखते हैं। तो वैद्य जी के दो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं बद्री पहलवान, छोटे बेटे हैं रुपन बाबू। और अगले मुख्य पात्र हैं खन्ना मास्टर। जो स्थानीय कॉलेज के शिक्षक हैं, जो राजनीति के शिकार बनते हैं। जो वहाँ पर एक कॉलेज है शिवपालगंज नामक जो गांव है, तो उस कॉलेज में जो शिक्षक के रूप में तैनात हैं वो हैं खन्ना मास्टर। एक और महत्वपूर्ण पात्र है वह शनिचर। इनका नाम है मंगलदास। वैद्य जी का घरेलू सेवक है, जिसे बाद में ग्राम सभा का प्रधान बनाया जाता है। तो शनिचर जो है वो वैद्य जी का क्या है, सेवक है। तो अब किताब से जो है राग दरबारी उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जहाँ से कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मोस्ट लगाते जाएंगे और आप एक अपना नोट्स तैयार करते जाना। जो किताब का पहला पृष्ठ है राग दरबारी उपन्यास, जिसके लेखक जो है श्रीलाल शुक्ल हैं। सबसे पहले श्रीलाल शुक्ल के बारे में किताब में जो है जो उनकी इम्पोर्टेंट और अन्य जानकारियां हैं उनके बारे में दिया गया है। श्रीलाल शुक्ल का जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के अतरौली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। तो उन्हें स्नातक की जो पढ़ाई है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। श्रीलाल शुक्ल की जो कुछ और अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में भी इसमें किताब में जानकारी दी गई है, जिसमें उनकी प्रमुख कृतियां हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। ये सभी जो उनकी रचनाएं हैं ये उपन्यास हैं। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, यह सभी क्या है उनके उपन्यास हैं। उसके बाद यह घर मेरा नहीं, सुरक्षा तथा अन्य कहानियाँ, इस उम्र में, ये सभी कहानियाँ हैं। यह मेरा घर नहीं, सुरक्षा तथा अन्य कहानियाँ, इस उम्र में, यह उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इसके बाद अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएँ,
खबरों की जुगाली, उमराव नगर में कुछ दिन, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, यह सभी उनकी व्यंग्यात्मक जो रचनाएं हैं वो हैं। इसके बाद आगे कुछ रंग, कुछ राग, कुछ साहित्य चर्चा भी, यह उनकी जो है आलोचनात्मक कृति है। दो आलोचनात्मक कृतियां हैं, जिसमें पहली है आगे कुछ रंग कुछ राग और दूसरी है कुछ साहित्य चर्चा भी। इसके बाद उनके भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर, इन पर उन्होंने दो बी निबंध लिखे हुए हैं। आगे श्रीलाल शुक्ल संचयिता, ये इनका एक संचयन है। बब्बर सिंह और उसके साथी, यह उनका एक बाल साहित्य है। पहला पड़ाव अंग्रेजी, मकान बांग्ला, राग दरबारी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी में भी अनुदित हो गया है। जो उनका राग दरबारी उपन्यास है, यह इतना प्रसिद्ध हुआ और लोगों को पसंद आया कि लगभग सभी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया और साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी इसका अनुवाद हो चुका है। अब जो प्रमुख पुरस्कार जो प्राप्त हुए हैं श्रीलाल शुक्ल जी को, उनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गोयल साहित्य पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शरद जोशी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। तो यह इनके जो पुरस्कार हैं, जो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार उनको प्राप्त हुए हैं, ये सभी बुक में ही दिए गए हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी भी मिला, व्यास सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में जो दिए जाने वाले 3 बड़े पुरस्कार हैं, वो तीनों श्रीलाल शुक्ल जी को प्राप्त हो चुके हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। उनका निधन 28 अक्टूबर 2011 को हो चुका है। अब इस उपन्यास की जो प्रस्तावना है, सबसे पहले उसको पढ़ें, क्योंकि आजकल जो है प्रस्तावना से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रस्तावना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना में लिखते हैं कि राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत से शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ और 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। तो राग दरबारी उपन्यास को लिखना उन्होंने 1964 के अंत में शुरू किया था और 1967 आते आते 1967 के अंत में जो है उसको समाप्त कर दिया। तो लगभग 3 वर्ष का जो है समय उनको उपन्यास को लिखने में लगा और 1968 में इसका उन्होंने प्रकाशन किया और 1969 में इसी उपन्यास पर श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलाल शुक्ल जी को किस उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो राग दरबारी उपन्यास पर। तब से अब तक, मतलब जब से उसका प्रकाशन हुआ है, इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। मतलब कई बार उसके नए नए किताबें जो है संस्करण में छपती हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक जो समीक्षक हैं, उन्होंने अपनी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की कि इस उपन्यास को अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, मतलब इसको बिना पढ़ा रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थीं। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर और विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। तो उपन्यास को क्या माना जाता है? एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। यह किसका कथन है? तो यह लेखक का कथन है, जो है श्रीलाल शुक्ल जी का। उन्होंने उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना है।
जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं आलोचनाएं इस उपन्यास पर आईं, उससे यह तो प्रकट हुआ कि यही बात आलोचना की विधा पर लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभीष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वदा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ जिंदा रखना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैं उन लेखकों में नहीं हूँ कि जो अपने लेखन को सर्वदा दोष रहित माने, ये कहते हैं कि मेरे लेखन में कोई गलती ही नहीं है। तो इस बात में विश्वास श्रीलाल शुक्ल जी नहीं रखते, क्योंकि वो मानते हैं कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो ही सकती हैं। मैं उनमें हूँ जो सर्वदा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ या स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। मतलब वो मानते हैं कि कोई कृति दोष रहित होकर भी उबाऊ या स्तरहीन हो सकती है, मतलब उसमें कोई कमी ना हो, फिर भी जो है उसको पढ़ने में लोगों को मज़ा नहीं आएगा, उबाऊपन उसमें हो सकता है। लेकिन कोई कृति ऐसी भी जिसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी रही होंगी, लेकिन फिर भी वो अच्छे क्लासिक का दर्जा जो है प्राप्त कर सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को भी जी भरकर पढ़ता हूँ, खोजता हूँ कि उससे भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गाँव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतया मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिगड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है। मतलब जो साक्षात्कार हुए राग दरबारी उपन्यासकार के बाद जब इंटरव्यू हुए तो उसमें यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें जो गांव की राजनीति है उसके बारे में लेखक ने बातें की हैं। जो राग दरबारी उपन्यास के अंतर्गत शिवपालगंज नाम के गांव हैं, जो उसके अंदर जो राजनीति है उसी के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है। और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गवारों के ऊपर जाया कर रहा है। और पर जैसे 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 उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। मतलब समाज में जैसे जैसे उच्च वर्ग में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसी प्रकार से ये 40 वर्ष पूर्व जो मैंने उपन्यास लिखा था, अब उसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमीय संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, उससे तो यही संकेत मिलता है। इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए रूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक माहेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ उनका यह प्रयास पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। श्रीलाल शुक्ल। तो यह प्रस्तावना 17 मई 2007 को उन्होंने लिखी थी। और श्रीलाल शुक्ल के द्वारा इस प्रस्तावना से भी जो है प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना जरूरी रहता है। अब इसके एक एक अध्याय को जो है पढ़ेंगे। पहला अध्याय, शहर का किनारा। उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता है। मतलब जब शहर का किनारा है, उस वहाँ से निकलते ही देहात शुरू हो जाता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र, देहात को कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रक का जन्म किस लिए हुआ है? सड़कों के साथ
बलात्कार करने के लिए। जैसे कि सत्य होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर खड़ा है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डैने की तरह फैला दिया था। इससे ट्रक की बहुत और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उससे वहाँ होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी, टीन के सड़े टुकड़े और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी हुई दुकानें थीं। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द, चिकट चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे से बनाया जाता था। तो वहाँ पर एक जो है पेय पदार्थ मिलता था, और जिसका निर्माण कैसे होता था, तो गर्द, चीकट और चाय की कई बार इस्तेमाल हो चुकी पत्ती। जो चाय पत्ती अपन एक बार चाय बनाते हैं तो पत्ती को दोबारा फेंक देते हैं, लेकिन उस पेय में वो चाय की जो पत्ती है वो कई बार यूज हो चुकी होती ही, उसी के इस्तेमाल से और खौलते पानी के सहारे उस पेय को बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं जो दिन रात आंधी, पानी, मक्खी मक्खर मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थीं। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थीं। वे बताती थीं कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही मालूम ना हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में केवल हम ही जानते हैं। आगे ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाछें वे जिसमें मैं जहाँ कहीं भी होती है खिल गई। मतलब वो ट्रेन 2 घंटे लेट चलती थी, तो घर से भी जो है रंगनाथ जी 2 घंटा लेट चले, और उस दिन ट्रेन जो है 1.5 घंटा लेट हुई थी, और जब रेलवे स्टेशन तक पहुँचे तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, रंगनाथ जब ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाँछों को छिपाते हुए उसने ट्रक ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा? तो यह किसने पूछा? रंगनाथ ने। रंगनाथ ने जो ट्रक खड़ा था तो उससे पूछा, क्या यह ट्रक शिवपालगंज की ओर जाएगा? ड्राइवर के ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारन थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा। मतलब जो ड्राइवर है वो चाय पी रहा था, और जो दुकानदारन थी, जो महिला थी, उसको देख रहा था, तो उसने लापरवाही से जवाब दे दिया कि हाँ जाएगा। तो रंगनाथ ने कहा, हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। 15 मील पर उतर पड़ेंगे, शिवपालगंज तक जाना है। तो ट्रक ड्राइवर से उसने कितने मील तक जाने के लिए कहा? 15 मील तक जो है हमें लेवा चलो, वहाँ पर जो है हम उतर जाएंगे। ड्राइवर ने दुकानदारन की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली। अपनी निगाह रंगनाथ की ओर
घुमाई। आहा क्या हुलिया था। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पैर खद्दर के पैजामे में, सिर पर खद्दर की टोपी, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला और हाथ में चमड़े की अटैची। तो जो रंगनाथ भाई साहब थे वो सभी उनका खद्दर ही खद्दर पहनते थे। वो पैर में खद्दर पजामे के रूप में, सिर में खद्दर टोपी के रूप में और बदन में खद्दर कुर्ते के रूप में, और कंधे से लटकता हुए एक भूदानी झोला और हाथ में थी चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखते ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घर आकर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। रंगनाथ का कथन है कि ड्राइवर साहब, जो तुम्हारा गियर है यह तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत के जैसा है। मतलब देश की हुकूमत के थोड़ी दिन कुछ काम हुआ, फिर से काम जो है अच्छी तेज़ी से होता है कोई काम, फिर धीरे 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 फिर अपने आप स्लो हो जाता है। जिस प्रकार से इनके ट्रक का गियर वो टॉप गियर डालते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सड़क खराब होने की वजह से अपने आप जो है न्यूट्रल की ओर बढ़ जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद करना है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसने उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौट कर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांघ के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांघ गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर मर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेज़ी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के, सभी सवारियां कई फरलांग पहले से ही खौफ के मारे सड़क से नीचे उतरकर चली जाती थी। मतलब इतना लापरवाही से ट्रक चल रहा था कि जो और छोटे वाहन वाले थे वो पहले से ही उस ट्रक से दूरी बना लेते थे। जिस तेज़ी से वह भाग रही थीं, उससे लगता था कि वह निगाह में वह ट्रक नहीं, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। तो मतलब ट्रक को देखकर क्या लगता था कि वह कोई ट्रक नहीं है, क्या है, आग की लहर है। तो यहाँ पर ट्रक से उपमान दी गई है कि आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान करा देना था कि अपने अपने जो है जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। ट्रक की इस हालत को देखकर रंगनाथ ने सोचा कि उसे पहले ही ऐसा ऐलान करा देना चाहिए था कि जानवर बच्चे घर में बंद कर लो, क्योंकि शहर से एक अभी अभी ट्रक जो है निकला है। तब तक ट्रक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है, बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं। रंगनाथ ने कहा, घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं।
मतलब जो रंगनाथ हैं वो रिसर्च कर रहा है। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर ने जैसे अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हो मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज करने क्या जा रहे हैं? क्या करने के लिए शिवपालगंज जा रहे हैं? तो रंगनाथ ने कहा, वहाँ मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफ़ी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखता हुआ पूछा, जी इसमें बात बनाने की क्या बात है? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहा है? अच्छा जी छोड़िए इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल हैं? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानूँ यह मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? उसने कहा, नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज़ में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझलाकर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? तो यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि ड्राइवर ने रंगनाथ ने क्या कहा झुंझलाकर, सीआईडी यह किस चिड़िया का नाम है? यह कथन किसका है? रंगनाथ का। इसको विशेष ध्यान रखना। जितने मोस्ट मोस्ट कथन बताए जा रहे हैं प्रश्न लगभग उन्हीं से पूछा जाता है, तो उनको अच्छे से जो है लिख लें, याद कर लें। रंगनाथ का कथन है कि सीआईडी यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थीं। जहाँ भी कहीं मौका मिले वह टांगें फैला लेता। जब फैला लेना चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढाँप कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था, पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था। पर गाड़ियां अपनी राह चलती नहीं। ड्राइवर काफ़ी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था। पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया। पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिर गई, गियर बदल गया और बैलगाड़ियों को लगभग लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखा है? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं। अजी कोई तुक्का आदमी तो नहीं तो पहनता नहीं, कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाला। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, यह गियर बार बार फिसलकर न्यूट्रल में ही घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर सीट से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफ़ी देर से हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपटी के पास खिड़की पर खट्ट खट्ट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज़ एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ
देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकलते हुए खाकी हाथ के ट्रक ने खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा दिया। दोनों गाड़ियां रुक गईं। स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसूट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई वैक्यूम मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा, कोई फुटवेयर हिलाकर देखा। बत्ती जलाई गई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई गई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज़ को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसे सलूक किया जाए। मतलब कुछ जो चेक करने वाले लोग आ गए, पुलिस आ गई, सिपाही आ गए, तो उन्होंने उस ट्रक में जो जो कुछ देखा सब कुछ खराब निकला। तो उन्होंने 4 आदमियों ने 4 मिनट में वो 40 दोष निकाल दिए। 4 4 की गिनती आ रही सभी जगह। 4 आदमियों ने 4 मिनट में 40 दोष निकाल दिए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत और पायोनिक जस्टिस की कहानियाँ सच्ची हैं। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान इसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा, पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकालकर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आवें। वहाँ गियर पकड़कर बैठने की अब क्या ज़रूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे के ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुर्वस्था पर आ गई। थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उप समितियाँ बन गईं। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगे। काफ़ी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा कि गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज़ सुन पड़ी, क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ़ किया जाए। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। एक सिपाही ने कहा, चार्ज शीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ़ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफ़ी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं। रंगनाथ ने कहा, जी हाँ। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया। रंगनाथ ने कहा, जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक देखकर ही समझ गया था, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़ी है, यह मिल्को खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी है, इसमें असली नकली का क्या फ़र्क है। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपया तो निकालिए जी, निकालना जी। उसने मुँह फिर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब है, मैं रुपया क्यों दूँ। ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। यह तुम्हारी यही तालीम है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस रास्ते पर चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। तो यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। यह कथन ड्राइवर का है।
ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है, उसे लोगों की सद्भावना की ज़रूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपये ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपयों का क्या करूँगा। कहते कहते उसकी आवाज़ में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी की आखिरी कस खींचकर उसका आधे जला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंककर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टॉप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियाँ सी रखी थीं हुई नजर आईं। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थीं। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थीं, लगे हाथ मलमूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे, उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें हुईं। आंखों से धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इनसे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए हैं। यही शिवपालगंज था। तो रंगनाथ ट्रक में बैठ करके जैसे तैसे जो है शिवपालगंज पहुंच गया। यहाँ पर जो एक अध्याय है वो समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में इसी अध्याय तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो है दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। यदि आप तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको जो पूरा उपन्यास मैं किताब से पढ़ाने वाला हूँ।